नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। कोरोना काल ऐसा मंजर जिसने भी देख लिया है, ये मंजर उसके मरने के बाद ही भूल सकता है। इसके पहले तो भुलाया नहीं जा सकता है कि जब ट्रेन की पहिए रुक गए थे, बसें एकदम थम गई थी, जिसको जहाँ जाना था जा ही नहीं पा रहा था, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए थे, श्रमिकों के लिए इतनी बड़ी समस्याएं हो गई थी। एक ऐसे अकाल के दौर से गुजरा है कोरोना काल कि जिसने वो दिन देखे हैं उसको पता है कि लाशें ही लाशें, चारों तरफ किसी को इलाज नहीं मिल रही है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है। लोग 3-3 हज़ार किलोमीटर दूर से अपने परिवार से मिलने के लिए पैदल ही, कहीं रास्ते में कुछ भी मिल जाता, चूँकि ट्रेनें बसें सब बंद थी, रास्ते में वही वाहन मिल रहे थे जो भोजन लेके जा रहे थे या कोई इमरजेंसी सेवाएं जैसे आपकी एम्बुलेंस की थी। इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा था। गोद में बच्चा लिए महिलाएं हज़ार हज़ार किलोमीटर दूर तक अपने घर की तरफ आए हैं। लेकिन कोरोना काल में कुछ घटनाएं भी घटित हुई। वो एक ऐसा मंजर था जिसमें से बहुत से रिश्ते बने, बहुत से बिगड़े, बहुत से, यहाँ तक न्यायालयों के बहुत से 40-40 साल से जो मुकदमे चल रहे थे, सारे वाद खत्म हो गए। चूँकि घर में बैठकर रामायण, महाभारत, भगवत गीता लोग देखने लगे थे, लोगों को ज्ञान प्राप्त हो गया था। उसी समय बहुत सी कहानियाँ बनी, बहुत सी घटनाएं घटी, बहुत से बिछड़े हुए लोग मिल गए, अपनों को, लोगों को समय दिए, और उनके समय देने के कारण बहुत सी दिक्कतें आईं। इस तरह की घटनाएं कोरोना काल में आम थी। कोरोना काल के पीरियड की घटना मैं आपको बताता हूं। मित्रों, अगर कोई महिला के कदम भटकते हैं तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं। नंबर एक कारण हो सकता है कि उसका पति नपुंसक हो, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, अथवा दूसरा कारण होता है कि पति काम के चक्कर में अपनी पत्नी को समय नहीं दे पा रहा हो। काम के चक्कर में हो या और रीजन से अपने परिवार को जब आप समय नहीं देंगे तो पत्नी का भटकना एक स्वाभाविक है। ऐसे ही एक कहानी, अब मूल कहानी पर मैं आता हूँ, जो कि कोरोना काल में घटी थी। सीमा नाम की एक लड़की थी जिसकी शादी हुई, अपने घर जाती है, अच्छा जीवन उसका चल रहा था, 2 बच्चे हुए, लेकिन बहुत सामान्य सा परिवार था, श्रमिक वर्ग से आता था। उसके पति, जिसका नाम मनीष था, रोजी रोटी कमाने के लिए वो लुधियाना जाता है, लुधियाना में नौकरी करता है, प्राइवेट एक कंपनी में, वहाँ से पैसे भेजता है, उसी से उसका घर चलता है। सीमा 2 बच्चों की माँ तो थी, लेकिन उसका रूप यौवन देखने लायक होता है, देखने में बड़ी खूबसूरत थी। शरीर से कहीं से भी नहीं लगता था कि वो 2 बच्चों की माँ है। यही उसका शरीर, उसका यौवन, उसका रूप रंग उसके लिए काल बन गया। उसका पति बाहर से पैसा भेजता था, कमाता तो जरूर था, लेकिन अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता था। घर में मनीष की बूढ़ी माँ थी, वो घर पे हमेशा अपने बेड पर पड़ी रहती थी, और सीमा अपने बाल बच्चों में समय देती थी, बाज़ार जाती थी, बाज़ार से सामान लेकर आती थी, लेकिन अपने पति सुख से, जो यौन सुख होता है, उससे वो वंचित रहती थी। पति को बहुत प्यार करती थी, पति भी उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन जो शरीर की जो खुराक होती है वो सीमा को नहीं मिल पा रही थी। इससे उसके सामने समस्याएं आ रही थी। एक बार की बात है, बगल से 2 किलोमीटर दूर वो मार्केट गई थी। मार्केट जाती है तो वहाँ से सामान का थैला लेकर वो चलती है। थैला बहुत बड़ा था, रास्ते में पैदल चलती है, तो इतने में उसके घर से 2 किलोमीटर दूरी पर से उसको घर तक पैदल ही आना पड़ता था। पैदल थैला लेके आ रही थी तो रास्ते में एक युवक जो मोटरसाइकिल से आके बगल में रुक जाता है, जिसकी उम्र 24 से 25 साल होती है। वो सीमा से कहता है कि भाभी जी कहाँ जा रही हैं? तो सीमा कहती है हमारा बगल में गांव है। उस लड़के को पहचानती नहीं थी, लेकिन वो लड़का कहता है, लड़का क्या युवक था, वो कहता है कि अरे भाभी जी मैं आपको पहचान रहा हूँ, आप पवन भैया की पत्नी है ना?
तब थोड़ा सीमा को विश्वास हो जाता है। वो कहता है कि चलिए गाड़ी पर बैठ जाइए, कितना दूर तक आप थैला लेकर जाएंगी, थैला बहुत बड़ा है। तो सीमा कहती है नहीं आप जाइए, लेकिन वो रिक्वेस्ट करता है कि बैठ जाइए। चूँकि थकी थी सीमा भी उसकी बात मान लेती है। उस लड़के का नाम पवन था। पवन थैला उठाता है, मोटरसाइकिल पे अपने पीछे बांध लेता है और बांधने के बाद बहुत, जब आप जानते हैं कि थैला बांधा जाता है या कोई बोरा बांधा जाता है तो जगह बहुत कम बचती है। वह सीमा से कहता है कि भाभी जी बैठ जाइए। सीमा एक हाथ से बोरा पकड़ के, एक हाथ से उसकी कमर पकड़ के बैठ जाती है और जानबूझकर पवन गाड़ी को ऐसे चलाता है कि जहाँ पर धक्का हो, ब्रेक ले रहा था, इससे उसका शरीर सीमा का बार बार पवन से टच हो रहा था। उसके अंदर एक नया स्पंदन हो रहा था, कामुकता जग रही थी। और वही हालत इधर सीमा की भी थी। दोनों लोग चले जा रहे थे। 2 किलोमीटर का सफ़र बड़ी जल्दी तय हो गया, लेकिन दोनों लोग के अंदर एक कामुकता जाग चुकी थी। वहीं पर पवन उतारता है सीमा को। सीमा से कहता है कि भाभी जी अब जाइए आप। सीमा उतरती हैं, चली जाती, अपने घर की तरफ चल देती हैं। लेकिन जो थोड़ा सा ही पल उन्होंने पवन के साथ बिताया था वो उसको भूलता नहीं है। और जाते समय पवन कहता है भाभी जी अपना मोबाइल नंबर तो देते जाइए। मोबाइल नंबर सीमा देती है पवन को। और पवन 2 दिन के बाद सीमा को फ़ोन करने लगता है। सीमा भी जो कुछ पल उसने बिताया था पवन के साथ उसको भूलता नहीं है। वो भी बात करने लगती है पवन से। दोनों के अंदर जोर उभरता है और सीमा जो है हंसी मजाक करने लगती है, बात कुछ आगे बढ़ती है। उसके बाद सीमा अपने घर पे पवन को बुलाती है। पवन घर पे जाता है, दोनों के बीच में बातें शुरू होती हैं। धीरे धीरे वही होता है ना कि जब पेट्रोल और आग एक तरफ हो जाएगी तो जलेगा कैसे नहीं। सीमा बात बात में ही पवन और सीमा के बीच में फिर वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। दोनों के बीच में संबंध बन जाता है। और चूंकि पति नहीं था उसका, एक बूढ़ी माँ थी मनीष की, वो घर पे रहती थी। वो तो बेखबर थी। उसको किसी तरह सुलाने के बाद पवन और सीमा दोनों लोग हम बिस्तर हो जाते थे। घंटों घंटों डूबे रहते थे। और सीमा को पहली बार पवन के अंदर में जो बात थी वो मनीष के अंदर में नहीं थी, ऐसा उसको एहसास हुआ। इन दोनों का सफ़र चलता रहता है। इसी बीच में कोरोना काल आ जाता है। लोग अपने अपने घर की तरफ आते हैं। फैक्ट्रियाँ चूँकि बंद हो गई थी। मनीष भी नौकरी से अपने घर की तरफ आता है। अपने घर पे आ जाता है तो मालूम वज्रपात हो जाता है। पवन को लिए प्रतिबंध हो जाता है। पवन नहीं मिल पाता है सीमा से। दोनों परेशान रहते हैं। चूँकि मनीष अपने घर पर ही आ गया, 2-3 महीने का पीरियड बार बार पवन कॉल करता है सीमा के मोबाइल पर। सीमा चूँकि साइलेंट पे लगाए रहती है। मनीष पवन से बात करती है और कहती है कि थोड़ा रुको, मैं कोई न कोई व्यवस्था बनाती हूँ। पवन बार बार तड़प रहा था सीमा से मिलने के लिए, चूँकि सीमा के साथ बिताए हुए पल उसको याद आ रहे थे। वो भी युवक, अभी अविवाहित था। सीमा तो कम से कम शादीशुदा थी। उसको बाद जो भी पल उसने सीमा के साथ बिताया था उसको याद आ रहा था। वो सीमा के साथ फिर वही खेल खेलना चाह रहा था, लेकिन सीमा के सामने समस्या थी, समय नहीं मिल पा रही थी। उसका पति सर पे बैठा रहता था। सीमा भी तो क्या करे, वो बहुत परेशान थी। उससे कहती है, पवन से रिक्वेस्ट करती है कि मैं कुछ न कुछ तरीका अपनाती हूँ। पवन भी कहता है कि अब हद हो गई, जल्दी से जल्दी कुछ जुगाड़ बनाइए। कहती ठीक है कह के फ़ोन रख देती है। फिर वो मनीष के पास जाती है। मनीष से कहती है कि 2 महीना बीत चुके हैं, अब कोरोना वायरस भी ख़त्म हो चुका है। जो संक्रामकता थी अब कम हो गई है। अब आप जाइए, कुछ कमाइए, चूँकि जो भी आप लेकर आए थे वो सब ख़त्म भी हो चुका है। मनीष कहता है कि अभी भी खतरा बरकरार है और बहुत दिन मैं तुमसे दूर रहा, अब मैं दूर नहीं रहना चाहता हूँ। मैं यहीं पर ही कुछ काम धंधा में करूँगा, अब हमको नहीं जाना है।
सीमा के ऊपर वज्रपात हो जाता है। सीमा कहती है अरे ये तो मेरा खेल बिगड़ गया। पवन से बताती है, पवन भी कहता है नहीं हमको मिलना ही है, किसी कीमत पे मिलना है। लेकिन उसके बाद सीमा अपने त्रिया चरित्र पर आ जाती है, जैसा महिलाओं के अंदर होता है कि जब बात नहीं बनती है तो अपना नखड़ा वो दिखाने लगती है। वो जिद करने लगती है मनीष से, चारों तरफ मेरी बेइज्जती हो रही, तुम्हारा पति घर पे बैठा है, तुम्हारे पास पूंजी है ही नहीं, जो कुछ सामान लाए थे सब खत्म हो गया, आखिर बच्चे क्या खाएंगे, जाके कुछ कीजिए, हम कहाँ पे मुंह दिखाएंगे, तुम बाहर रहते थे, हमारी इज्जत बनी रहती थी। दुनिया भर की नौटंकी करती है, रोने लगती है सीमा। भोला भाला मनीष उसकी चाल को समझ नहीं पाता है। रात बीतती ही किसी तरह सुबह होता है। मनीष कुछ पल के लिए बाहर जाता है, 1 घंटे के लिए, उसके बाद लौट के आता है। तो उसके बाद सीमा से कहता है कि एक बात कहना था। तो सीमा कहती है क्या? कहीं अभी आज फ़ोन आया था मालिक का, फैक्ट्री फिर चलने जा रही है, वो कह रहे हैं तुम्हारी पगार भी बढ़ा देंगे, जल्दी तुम आ जाओ। तो सीमा को तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, वो यही चाहती ही है। कहती है मनीष से कि आखिर कब जाना है? मनीष कहता हमको आज ही जाना पड़ेगा। तो सीमा कहती है कि ठीक है, हम तुम्हारे लिए सामान बांध देते हैं। इतने में मनीष सीमा को पकड़ लेता है, कहता है कि सीमा 2 ही 3 घंटा हमारे पास है, उसके बाद निकल जाना है, थोड़ा बात कर लो, हम तुम्हारे सब कभी, अब देखिए पता नहीं कब हमारी आपकी मुलाकात हो। सीमा को लेकर बिस्तर पर जाता है, बातचीत करता है, दोनों बैठते हैं। कहता है कि तुम मेरी सब अर्धांगिनी हो, मैंने तुम्हारे लिए कितना मैं परेशान रहता हूँ, परिवार के लिए कितना मैं खटता हूँ, वहाँ पे काम मैं करता हूँ, और हमको धोखा न देना, तुम्हारे ही लिए इतनी मैं तपस्या करता हूँ। मैं जा रहा हूँ, जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन तुम्हारी बात को मानते हुए मैं जा रहा हूँ। इज्जत तुम्हारे हाथ में है, मेरी जो अमानत है, मेरी सबसे बड़ी अमानत तुम हो, मेरे साथ प्यार बनाए रखना, किसी की न हो जाना हमारी अनुपस्थिति में, यही हमको डर है। यही कह के आगोश में भर लेता है सीमा को। दोनों 3 घंटे तक एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं। पहली बार सीमा ने मनीष की आंखों में वो प्यार देखा था। प्यार तो पहले से करता था, लेकिन उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो सोच रही थी कि मेरा पति कितना अच्छा है, हमको इतना प्यार करता है। मतलब कि जो कुछ अब उसको पवन से नफरत होने लगी थी, उसको लग रहा था, उसको अपराध बोध हो गया कि मैंने कितना गलत काम किया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। काफ़ी दुखी होती है सीमा। उसको लगता है कि जो कुछ गलती हमसे हो गई उसका प्रायश्चित अब कैसे करें। 3 घंटे तक दोनों लोग गुत्थम गुत्था करते हैं। दोनों लोग उसके बाद अलग होते हैं। मनीष फिर कहता है अच्छा मैं जा रहा हूँ सीमा, लेकिन जितना मैंने कहा था इसका ध्यान रखिएगा। सीमा भी अब तय कर लेती है कि जो मेरा पति कह रहा है मैं उसी के हिसाब से चलूँगी। अब मैं, जो गलतियां हमसे हो गई, लेकिन अब मैं गलती नहीं करूँगी। मनीष को सीमा विदा करती है और उसके बाद फपक फपक कर रोने लगती है। उसको अपराध बोध हो रहा था, अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो कहती है कितनी बड़ी गलती कर रही थी, मेरा पति कितना अच्छा है। फिर वहीं पर वो तय कर लेती है कि अब पवन से मेरे रास्ते जुदा होंगी, पवन से अब मैं किसी भी तरह से नहीं मिलूँगी। जो हो गया हो गया। पवन से अलग होने के लिए उसने निर्णय कर लिया था। जैसे मनीष जाता है, पवन तो अपनी कल्पनाओं में डूबा था। उसने फिर फ़ोन करता है सीमा को। सीमा उसको जवाब दे देती है कि खबरदार पवन, अब दोबारा हमको कॉल न करना, क्योंकि मैंने जो गलती किया है, बहुत बड़ा पाप किया है, ईश्वर हमको इसका दंड देगा। अब मैं आपसे नहीं मिलना चाहती हूँ। हमारे 2 बाल बच्चे हैं, इनका भविष्य चौपट हो जाएगा। अब जो होना था हो गया, लेकिन अब दोबारा न मेरे घर तुम्हें आना है, न कोई कॉल करना है। पवन दोबारा फिर कॉल करता है तो सीमा उसके नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल देती है, नहीं बात करती है। तो गुस्से में पवन फिर सीमा के घर आ जाता है। सीमा के घर आ जाता है तो उससे संबंध बनाने के लिए कहता है। सीमा डांट देती है, उसको कहती तुरंत मेरे घर से निकल जाइए। फिर दोनों के अंदर बात बढ़ती है, बहुत बात बढ़ती है। दोनों के अंदर जो है फिर वही होता है जो नहीं होना चाहिए था।
सीमा एक चांटा खींच के मार देती है पवन को। पवन के ऊपर तो खून सवार था। पवन भी बगल में एक पत्थर रखा था, पत्थर को उठाता है और सीमा के सर पे दर दे मारता है। उतने से भी उसका मन नहीं भरता है। उसके बाद तड़ा तड़वार करता रहता है। अंत में सीमा की जान चली जाती है। पवन भाग जाता है। पड़ोसियों ने सूचना दिया मनीष को। मनीष दौड़ा भागा वहाँ से आता है। आने के बाद देखता है कि मेरी पत्नी का क्या हश्र हो गया। लेकिन अब उसके हाथ में कुछ था भी नहीं, कर ही क्या सकता था। एक बनी बनाई गृहस्थी, एक मतलब कि थोड़ी सी सीमा बेचारी जो दोबारा सुधरना भी चाहती थी। लेकिन वैसे कहा जाता है कि एक बार जो माफिया बन जाता है, दोबारा वो सुधरना चाहे तो कभी वो सुधर नहीं सकता है, क्योंकि एक बार पाप के आगोश में समाने के बाद बैक होना उसके लिए बहुत कठिन होता है। इसलिए मित्रों, आप लोगों से सलाह है, जितनी महिलाएं हैं, जितने पुरुष हैं, कि कोई भी गलती करने के पहले अपने जीवन साथी से सलाह ले लीजिए। उनको सारी बातें, अपनी जो परेशानी हो बताइए। जो भी समस्या है अपने घर में निदान कीजिए। कोई अन्य विकल्प का तलाश न कीजिए, नहीं तो वही हश्र होगा जो सीमा के साथ होगा। परिवार टूट गया, सीमा तो चली गई, अब लौट के आने वाली नहीं थी। मनीष को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैं अपनी पत्नी को क्यों भरपूर समय नहीं देता था। मित्रों, इसी तरह की कहानियाँ आप लोगों को मैं सुनाता रहूँगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना आपको।